everyone, welcome to Judiciary Gold and I'm Soumya. Today we are going to talk about the अयोध्या राम मंदिर। तो भाई हम सब लोगों को पता है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। राम जी को पुनर्स्थापित किया जाएगा अयोध्या मंदिर में। लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो लगभग 500 साल पुराना ये इतिहास है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हर एक डायमेंशन को कवर करेंगे इस इवेंट के विथ रिस्पेक्ट टू जनरल नॉलेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है तो लेट मी टेल यू कि भाई देखो यहाँ पे प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज अ लॉन्ग टाइमलाइन। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं टाइम टू टाइम जो कि आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो तब से लेके अब तक क्या सारी चीजें हुई, किस तरीके से देश के लोगों ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया और कैसे ये हमारी यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी को दिखाता है, दर्शाता है, इन सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द सेशन फॉर द डे। जहां पे आप देख सकते हो ये स्क्रीन, ये है श्री राम जी का मंदिर जो बन के तैयार हो गया है अयोध्या में। 22 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भाई अयोध्या, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में तो हमें काफी सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि अयोध्या जो है ये श्री राम जन्म मतलब श्री राम जी की भूमि रही है। ठीक है, उनकी जन्म भूमि रही है, उनकी कर्म भूमि रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो काफी मात्रा में हमें अब जाके इसके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिल गए हैं जिसकी बेसिस पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है वो दिया था। तो हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो कहा जाता है कि श्री राम जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और इनके बाद में, श्री राम जी के बाद में, उनके बेटे कुश जो है वो रूल करने के लिए आए थे, जहां पे कुश ने ही उनका मंदिर भी बनवाया था। श्री राम जी का मंदिर जो है अयोध्या में बनवाया था। इसके बाद में 44 जनरेशन जो है राम जी की, उन्होंने उस रीजन में रूल किया और इस टेम्पल में इस समय तक पूजा की जाती थी। अब समय के साथ में मंदिर जो है उसकी स्थिति बड़ी बिगड़ गई। मतलब लगभग देखो ना, 44 जनरेशन्स जो है वो निकल चुके थे, तो यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग के वर्क की जरूरत महसूस हुई जिसकी ओर ध्यान गया 5th सेंचुरी बीसी। ठीक है, 5th बीसी में उज्जैन में रूल कर रहे एक राजा का, जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य। तो ये जो हमारे महान राजा विक्रमादित्य हैं उज्जैन के, उन्होंने 5th सेंचुरी बीसी में एक यहाँ पे प्रॉपर टेम्पल का रिपेयरिंग करवाया और अच्छा सा कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया। और यह यहाँ पे फिर अगेन पूजा की जाने लग गई थी। ठीक है, ये पूजा इस तरीके से ही चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 1526 में हम लोगों को पता है कि कुछ एक मेजर चेंज जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है इंडिया में। ये मेजर चेंज क्या था तो भाई 1526 में दिल्ली सल्तनत का रूल था। दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी के रूलर इब्राहिम लोधी इस समय पे भारत में रूल कर रहे थे और इनके ऊपर अटैक किया जाता है काबुल से आए हुए बाबर के द्वारा। और बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है 1526 में, जिसको कहा जाता है पानीपत का पहला युद्ध, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है भारत में और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। बाबर हर दिशा में अपना एक्सपेंशन जो है वो कर रहा था। तो 1526 में स्टैब्लिशमेंट होता है मुगल रूल का विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1527, 28, 29 अंटिल अनलेस 1530 में बाबर की डेथ हुई, तब तक वो युद्ध जो है वो लड़ा करता था। अब यहीं पे इनका एक जनरल हुआ करता था जिसका नाम था मीर बाकी। 1528 में बाबर ने मीर बाकी, जो कि उनके जनरल थे, उनको डायरेक्ट किया कि इस जगह पे ये जो श्री राम मंदिर है इसको डिमोलिश कर दिया जाए और यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई जाए। मीर बाकी ने ऐसा ही किया, यहाँ पे राम मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया और इस जगह पे ही एक मस्जिद बनवाई गई जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया आगे जाके। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या है बाबरी मस्जिद और किनके द्वारा ये बनवाई गई थी। इस बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है ये जौनपुरी स्टाइल में करवाया गया था। तो ये जौनपुरी स्टाइल क्या है? ये एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि मुगल पीरियड में काफी ज्यादा प्रिवलेंट था। नाउ
समय आगे बढ़ता है और मुगलों का आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा था कि डेफिनेटली उस टाइम पे ये काफी ज्यादा पावर में थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन सबके समय में अगर देखें तो ये थे ग्रेट मुगल्स। अब इनके टाइम में इन्फ्लुएंस ऐसा था कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं किया जा सकता था किसी भी चीज को लेके। लेकिन 1707 में होती है डेथ ऑफ औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। चीजें किस तरीके से बदलती हैं? अब मुगल साम्राज्य जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मुगल रूलर्स जो है वो इस टाइम पे इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। सही मौका देख के महाराजा जयसिंह जो है उन्होंने 1717 में कोशिश करी कि एक बार मुगल शासकों से जो है वो बात की जाए और किसी तरीके से यहाँ पे वापस से राम मंदिर जो है वो बनवाया जाए, क्योंकि देखो मुस्लिम हिंदूज जो है उनके सेंटिमेंट्स तो कहीं ना कहीं हर्ट हुए थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे पुनर्स्थापना हो एक मंदिर की और यहाँ पे हम वापस से पूजा करें। ठीक है, तो इस समय पे यहाँ पे रूल कर रहे थे फारूक सियार। मुगल रूलर जो थे दिल्ली में वो थे फारूक सियार। बात करने की कोशिश की गई, कुछ उसका सोल्यूशन जो है वो निकला नहीं। फाइनली राजा जयसिंह जो है उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने मस्जिद से लग के ही एक श्री राम चबूतरा जो है वो बना दिया। अब ये श्री राम जी का जो चबूतरा बनाया गया, यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो किया जाने लग गया अगेन। अब समय के साथ चीजें आगे बढ़ी और ब्रिटिशर्स जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हुए हमें नजर आए। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने, मतलब शायद हमने इंडिया को इतने अच्छे से स्टडी करने की और समझने की कोशिश नहीं की होगी, सॉरी टू से, बट ब्रिटिशर्स ने तो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर, क्योंकि वो रूल करना चाहते थे, उनने अपने इंटरेस्ट से किया था, ऐसा नहीं था हमारे भलाई के लिए किया था, अपने इंटरेस्ट से किया था। तो वो यहाँ रूल करना चाहते थे, इसीलिए रूल करने से पहले वो हमें अच्छे से समझना चाहते थे। और इसीलिए आप देखोगे कि काफी सारे हमारे वेद पुराण जितने रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, नॉट ओनली ऑफ हिंदूज, ऑफ मुस्लिम्स एंड दी वेरियस कम्युनिटीज जो कि इंडिया में रहती थी, उन सबको उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। हमारे कल्चर को काफी अच्छे से उन्होंने स्टडी किया था, जस्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड कि भाई इनको समझो अच्छे से तभी तो इनके ऊपर रूल कर पाएंगे, है ना। तो और लेकिन इसी वजह से काफी सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आई। काफी सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो भी इंडिया में आए। काफी सारे ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट जो थे वो उन्होंने भी इंडिया की चीजों के ऊपर रिसर्च किया। और अल्टीमेटली काफी सारा लिटरेचर और रिकॉर्ड्स जो है वो डेवलप हुए इवेंचुअली। जिनमें से अगर हम बात करें, टिफेंटलर 1766 से लेके 1771 के बीच में आए ये एक फॉरेन ट्रैवलर थे, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में बताया कि यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं ये श्री राम भगवान जी की पूजा करते हैं, इस चबूतरे की पूजा की जाती है और यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। और यहाँ पे ना काफी सारे लोग पूजा करते थे, यहाँ एक बड़ा सा मेला आयोजित किया जाता था। ये सारी चीजें जो है वो इन्होंने लिखी थी। इनफैक्ट अगर हम बात करें, अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आइन ए अकबरी में भी हमें इस चीज का डिस्क्रिप्शन जो है वो मिलता है कि यहाँ पे एक बड़ा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता था, यहाँ टेम्पल हुआ करता था और ऐसी चीजें। समय आगे बढ़ता है, 1829 का टाइम आता है। 1829 में मार्टिन जो कि एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये जो मस्जिद के पिलर्स है ना, इनमें हिंदू मतलब दे आर नॉट एक्चुअली, मतलब वो मस्जिद के पिलर्स नहीं है। ये पिलर्स में काफी कुछ वो टेम्पल के पिलर्स होते हैं, ये काफी कुछ उसके तरह नजर आते हैं। इनके ऊपर जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है वो भी हिंदू टेम्पल्स के ऊपर जो होते हैं वैसे हैं। इनफैक्ट स्वास्तिक के सिंबल मिला और काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि हिंदू कल्चर में पाई जाती हैं। तो ये काफी चीज जो है वो यूनिक टाइप की जो है वो इन्हें लगी। समय आगे बढ़ा और जगह जगह से हिंदूज के द्वारा टाइम टू टाइम डिमांड तो आती थी कि भाई यहाँ पे एक टेम्पल जो है वो बनवाया जाना चाहिए। और जब ये बात सामने आई तो ये डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। हम देखते हैं कि 1853 में पहली बार इस चीज को लेके ऑफिशियली दंगे होते हैं। ठीक है, राइट्स जो है वो देखे जाते हैं और यही वो टाइम है जब निर्मोही अखाड़ा जो है ये पिक्चर में आ जाता है। अब निर्मोही अखाड़ा अगर हम कहें तो ये एक हिंदू ग्रुप है, बेसिकली हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं ये लोग। तो हिंदू प्रचारक जो है वो है निर्मोही अखाड़ा के लोग। तो इस तरीके से काफी सारे ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं हमारे इंडिया में। सो अमंग देम एक ही है आपका निर्मोही अखाड़ा भी। आगे बढ़ते हैं, तो 1853 में पहली बार ये दंगे जो है वो होते हैं, जिसको देखते हुए 1856 में ब्रिटिशर्स ना एक वॉल जो है, एक पत्थर की वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं इस पूरी साइट में।
देन समय और ज्यादा आगे बढ़ता है, 1857 की क्रांति होती है, वापस से ब्रिटिशर्स भारत के लोगों में, देशी रियासतों में, और देशी रियासतें जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये एक दूसरे में लग जाते हैं, ये मुद्दा जो है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। 1885 में वापस से ये मुद्दा जो है वो नजरों में आता है, जब महंत रघबीर दास जो हैं इनके द्वारा एक सूट फाइल किया जाता है इन दी फैजाबाद कोर्ट, जहां पे ये परमिशन मांगते हैं कि भाई यहाँ पे टेम्पल जो है वो बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये जो इनकी प्ली थी इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय दी फैजाबाद कोर्ट। अब ये मुद्दा पर मतलब काफी समय तक ना वापस से नहीं आया, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो पूरा का पूरा जा चुका था ब्रिटिशर्स से आजादी लेने की तरफ, है ना। 1885 में फॉर्मेशन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो है वो हमारे वाइस रॉय थे, और आप लोगों को पता होगा कि एलन ऑक्टेविन ह्यूम के द्वारा, यो ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। तो कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद में ये मुद्दा जो है वो दब गया था, और कांग्रेस और बाकी सारी जो इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स एक्टिव थे उनका ध्यान चला गया था आजादी की तरफ, कि अब तो हमें ब्रिटिशर से आजादी चाहिए। तो इस तरह से हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये ज्यादा हमारी प्रायोरिटी जो है वो बन गया था ओवर द टाइम। सो 1885 से लेकर 1947 तक कोई भी इस बारे में बात नहीं हुई, और यहाँ पे मेनली हमारा प्रायोरिटी था कि हमें ब्रिटिशर से आजादी चाहिए। 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है अंग्रेजों से। जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो फिर ये मुद्दा दोबारा उठा कि अंग्रेजों से हमें तो आजादी मिल गई, अब हमारे राम जी की बारी है। जी हाँ, अब राम जी को आजादी मिलनी चाहिए, और रामलला का मंदिर जो है वो बनना चाहिए आजाद देश के अंदर। 1949 में एक इंसिडेंट होता है। अब ये इंसिडेंट क्या था? 1949 में एक रात ऐसा माना जाता है कि किसी पर्सन ने जो मस्जिद का मेन डोम था उसके नीचे ही राम जी की प्रतिमा रख दी। अगले दिन जब ये देखा गया तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे राम जी खुद प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब खुद से प्रकट हुए हैं, और राम जी प्रकट हुए हैं मतलब उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि अब यहाँ पे राम मंदिर जो है वो बनना चाहिए, और इस तरह की बातें जो है वो होने लग गई। अब किसने रखी थी, राम जी खुद आए थे, ये चीज क्लियर नहीं है ना। बट कहा जाता है किसी ने ले जाके प्रतिमा रखी थी, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी स्वयंभू हैं, खुद प्रकट हुए थे वहां पे। खैर, 1949 में हमें फाइनली उस डोम के नीचे राम जी की प्रतिमा जो है वो मिलती है, और इसी के लिए 1950 में अगले ही साल गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ये दोनों फैजाबाद कोर्ट जाते हैं वापस से, और परमिशन मांगते हैं कि अब इन आइडल्स की हमें वर्शिप करने की परमिशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम जी की प्रतिमा स्वयंभू है तो इसकी हमें वर्शिप करनी है, इसकी पूजा पाठ करने की हमें परमिशन जो है वो मिलनी चाहिए। कुछ भी इसके ऊपर डिसीजन वगैरह सच नहीं आता है। और 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक प्ली फाइल करता है पोजीशन मांगते हुए इस पूरी प्रॉपर्टी का, यानी कि ये पूरा लैंड, ये पूरा जो मस्जिद वाला क्षेत्र है उसका। सो निर्मोही अखाड़ा ने ऑफिशियली दे फाइल्ड अ प्ली सीकिंग द परमिशन फॉर द पोजीशन ऑफ दिस एंटायर प्रॉपर्टी। नाउ इसी के अगेंस्ट में, क्योंकि अब निर्मोही अखाड़ा ने इस तरह का पोजीशन क्लेम करा है, तो इसी के अगेंस्ट में 1961 में जो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है ये भी कोर्ट जाते हैं, और अ, और डिमांड करते हैं कि भाई यहाँ से मॉस्क में से, यानी कि मस्जिद में से, ये जो राम जी की प्रतिमाएं जो है उनको हटा दिया जाए। ठीक है, जिससे कि अब इस तरह का कोई क्लेम ना आए कि भाई यहाँ पे पूजा करनी है, ऐसा कुछ भी है। ठीक है, तो 1959 में क्या हुआ, निर्मोही अखाड़ा ने ऑफिशियली क्लेम करा पोजीशन, और ये कहा कि भाई हमें यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा करने की परमिशन जो है वो मिलनी चाहिए। जिसके अगेंस्ट में 1961 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है ये भी कोर्ट जाता है, और ये कहता है कि भाई यहाँ से राम जी की प्रतिमा जो है वो हटाई जानी चाहिए, और ये मस्जिद का क्षेत्र रहेगा पूरा। आप देखोगे ये 1961 के बाद में नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हमें देखने के लिए मिलता है वो 1986 में देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों? देखो, 1961 के बाद अगले ही साल 1962 में होता है इंडिया चाइना वॉर, 1965 में होता है इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, अब इसके बाद में फिर 1966 में इंदिरा गांधी जी जो है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये वो टाइम था जब देश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी। आप सोच के देखो, 250 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया होगा, इतना एक्सप्लॉइटेशन, कितनी मिजरेबल कंडीशन में 1947 में वो हमें छोड़ के गए थे, इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इन एब्सोल्यूट मिजरी, इलिटरेसी ऑल अराउंड एंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और उसके बीच में
1962, 1965 अगेन इतने सारे वॉर्स होना, मतलब एक देश जो आजाद हुआ है इतनी बुरी कंडीशन में है, नया नया आजाद हुआ है, संभल भी नहीं पाया और अगेन दो वॉर्स हो गए। उस देश की कंडीशन आप सोचो उस टाइम पे क्या रही होगी। अगेन हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। और फोकस हमारा किस चीज पे था? फोकस हमारा इस चीज पे था कि अब हमें जो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको फीड करना है, देश को इंडस्ट्रियलाइज करना है, इलिटरेट लोगों को लिटरेट करना है, जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट देना है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो कोलैप्स कर चुका है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आके तो यहाँ पे सिर्फ प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया था, कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करा था और उससे जो फायदा होता था वो खुद रख लेते थे, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, लैंड हमारे खराब होते जा रहे थे, तो यहाँ पे ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी नहीं थी। 1966 आप लोगों को पता होगा ये वो समय था जब हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ा था और उसके बदले ने अमेरिका ने सड़ा हुआ गेहूं देने के बाद भी ये कहा था कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करो। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1966 में वो भी किया, लेकिन उस टाइम पे ये ठान लिया था कि अब हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना के रहेंगे और फिर इंट्रोडक्शन होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और उसके बाद तो फिर इंडिया जिस तरीके से ग्रो करता है आपने देखा होगा कि नाउ इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। खैर उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये समझो कि 1961 से लेके हमारी प्रायोरिटीज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बुरी सिचुएशन में आ गए थे। 1971 में फिर वॉर हो जाता है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी, हमें ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करना जरूरी था, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों को एड्रेस करना ज्यादा जरूरी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर वर्क करना जरूरी था, और इंदिरा गांधी सरकार का ज्यादा ध्यान उन मुद्दों के ऊपर था rather देन ये वाला इशू। चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं, 1984 का टाइम आता है। 1984 ये वो समय है जब असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में आप सब लोगों को पता होगा कि किस तरीके से पूरे देश में दंगे जो है वो भड़क जाते हैं। तो सिख राइट्स जो है वो बेसिकली इस टाइम पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगेन हजारों लोगों की यहाँ पे जान जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1986 का टाइम आता है। फैजाबाद कोर्ट अलाउज हिंदूज टू वर्शिप द आइडल्स। अब आप देखो कि इस टाइम पे स्थिति को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, स्थिति को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, आप लोगों को पता होगा 1985 में राजीव गांधी जो है वो आते हैं पावर में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उनको लोगों को भी कहीं ना कहीं खुश करना है, रिलैक्स करनी है सिचुएशन, और इसी के लिए 1986 में हम ये देखते हैं कि फैजाबाद कोर्ट जो है वो अलाउ कर देता है हिंदूज को टू वर्शिप दी आइडल्स। ठीक है, लेकिन इस चीज से मुस्लिम्स जो है वो काफी नाराज हो जाते हैं। कोर्ट का ये फैसला जो है ये मुस्लिम्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और यहाँ पे मुस्लिम्स बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी जो है इसको बना लेते हैं और प्रोटेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट जो है वो अपने अंडर ले लेता है। और 1989 अगेन मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्शन का टाइम आ रहा था, राजीव गांधी की सरकार थी, तो राजीव गांधी की सरकार को भी लोगों को प्री करना जरूरी था, खुश करना जरूरी था, और इसीलिए राजीव गांधी क्या करते हैं, विश्व हिंदू परिषद जो है इसको पूजा करने के लिए, डिस्प्यूटेड एरिया जो है वहां पे एक बड़ी पूजा कंडक्ट करने के लिए परमिशन जो है वो दे देते हैं। फिर से इस पूजा के बाद में दंगे होते हैं, फिर से हजारों लोग मारे जाते हैं, जिन्हें हम भागलपुर राइट्स के नाम से जानते हैं। नाउ इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद में यहाँ पे ऑब्वियसली बात है दिक्कतें तो हो चुकी थी, बीजेपी जो है उसका भी इन्फ्लुएंस ग्रो हो चुका था। आप लोगों को पता है बीजेपी इस टाइम तक, जो इनिशियली एक टाइम पे बीजेपी 2 सीट्स पे थी, अब वो 65 सीट्स पे आ जाती है, 85 सीट्स पे आ जाती है। ठीक है, खैर ऑल्दो इट वाज नॉट इनफ टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड फाइनली हम ये देखते हैं कि काफी सारी पार्टीज मिलके, ठीक है, जनता दल, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मिलके फाइनली कोलिशन सरकार जो है वो बनाती है। 1989 में वीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह की कोलिशन गवर्नमेंट जो है इसका फॉर्मेशन होता है। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो गवर्नमेंट है इसको जनता दल का भी सपोर्ट था, इसको बीजेपी का भी सपोर्ट था। ठीक है, तो काफी सारे पार्टीज के सपोर्ट की वजह से ये सरकार जो है वो बनी थी। नेक्स्ट ईयर ही 1990 में अब यहाँ पे प्लानिंग क्या हो रही थी, यहाँ पे प्लानिंग हो रही थी कि एक बड़ी रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। ठीक है, तो बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, ये सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि एक बड़ी रथ यात्रा जो है वो निकाली जानी चाहिए। अब इन्होंने निकाली रथ यात्रा, लेकिन बिहार में इन्हें रोक दिया गया। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, और लालू प्रसाद यादव जी की जो सरकार थी उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी जो है दोनों को अरेस्ट कर लिया।
अब इनके अरेस्ट होने के बाद में सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई। सिचुएशन क्यों बिगड़ गई? सिचुएशन इसलिए बिगड़ गई क्योंकि वीपी सिंह जी जो है ना, ये फंस गए। अब ये कैसे फंस गए? इनको बीजेपी का भी सपोर्ट था, ठीक है, और इनको लालू प्रसाद यादव जी का भी सपोर्ट था, ठीक है। दोनों के सपोर्ट से ही तो बनी थी इनकी गवर्नमेंट। लेकिन अब एल के अडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी के अरेस्ट के बाद में सिचुएशन क्या बनी? यहाँ पे बीजेपी वाले नाराज हो गए क्योंकि ये तो बीजेपी के बड़े लीडर्स थे। बीजेपी नाराज हो गई, और क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का भी वीपी सिंह को समर्थन था, बीजेपी का भी समर्थन था, तो लालू प्रसाद यादव जी से नाराज होने के बाद में बीजेपी जो है वो वीपी सिंह से भी नाराज हो गई, और बीजेपी ने अपना अपना समर्थन जो है वो खींच लिया। और जब बीजेपी ने अपना समर्थन खींच लिया तो इस वजह से ये सरकार जो है वो कोलैप्स कर गई। तो वीपी सिंह की सरकार जो है वो गिर जाती है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं, और दोबारा से जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आते हैं। 1991 का टाइम आता है, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है, कांग्रेस के ये बड़े लीडर थे, ठीक है। अब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद में नेक्स्ट क्या सिचुएशन बनी? इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 1992 का टाइम आता है, और 1992 के टाइम में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, जहां पे कल्याण सिंह जो हैं ये हमारे चीफ मिनिस्टर थे। अब इस टाइम पे होता क्या है कि यूपी में एक बड़ी मीटिंग करने की बात होती है, और इस मीटिंग में बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मीटिंग इस टाइम पे नहीं होनी चाहिए, ये मौका सही नहीं है। लेकिन जो आपके कल्याण सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मीटिंग होने दो। दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हुई कि जब ये मीटिंग हुई तो लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने स्पीचेस दी, और ये स्पीचेस बहुत ज्यादा कम्युनल थी, बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो भड़काऊ भाषण था ये, जिसकी वजह से लोग जो है वो यू नो इट इंसाइटेड दी पीपल, एंड अल्टीमेटली जो कार सेवक हैं उन्होंने डिमोलिश कर दी बाबरी मस्जिद। तो इस तरीके से 1992 में हमें देखने के लिए मिलता है दी डिमोलिशन ऑफ दी बाबरी मस्जिद। नाउ बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, पूरे देश में दंगे होने शुरू हो गए। अगेन हजारों लोगों की यहाँ पे जान जाती है। अगले साल 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है ये पूरे एरिया को सील कर देती है। इनफैक्ट उसके आसपास के 67 एकड़ लैंड को भी टोटली यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर करके सील कर दिया जाता है। इसी टाइम पे आप देखोगे कि टाइगर और याकूब मेनन, जो बड़े नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनका नाम आपको देखने के लिए मिलता है मुंबई ब्लास्ट जो हुए थे उनमें, इनके यहाँ पे भी कुछ अटैक, इनका भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसकी वजह से ये लोग फिर मुंबई ब्लास्ट जो है उनको प्लान करते हैं। तो आप देखो मुंबई ब्लास्ट के जो भी आपको ट्रेसेस मिलेंगे, आप उसका ओरिजिन जो है वो ट्रेस कर सकते हो इन दिस बाबरी मस्जिद वाला इशू, या फिर अयोध्या वाला इशू, ठीक है। 1993 में इनके द्वारा ही कराए जाते हैं 1993 के मुंबई ब्लास्ट। अगले साल 1994 में सुप्रीम कोर्ट पूरे मुद्दे को देखते हुए स्टेटस को डिक्लेयर कर देता है कि भाई जो जैसा है वो चीज वैसे ही रहेगी, अब यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज जो है वो नहीं होगा, आराम से शांति से बैठ के फिर डिस्कशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि इस मुद्दे पे क्या किया जा सकता है। लंबे समय तक यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। इसका रीजन था, रीजन ये था कि अभी थी आपकी कांग्रेस की सरकार, ठीक है। 1996 में इलेक्शन होता, मतलब बीजेपी की सरकार आती है 13 दिन के लिए। 1998 में बीजेपी की सरकार आती है 13 महीने के लिए। दोनों ही बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1996 में जब बीजेपी की सरकार आई 13 दिन के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने। 1998 में 13 महीने के लिए सरकार आई बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने। तीसरी बार बीजेपी पावर में आती है फुल मेजोरिटी के साथ में, और 1999 में तीसरी बार बीजेपी पावर में जब आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। और 1999 से लेकर 2004 तक बीजेपी की सरकार रही। इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने 5 साल की अपनी टर्म जो है उसको कंप्लीट किया था। अब होता क्या है कि इस तरीके का ये जो इलेक्शन कोलिशन ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूअसली चल रही थी, ठीक है। ये पॉलिटिकल टर्मोइल एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे चल रहा था। इसके बाद में ये होता है कि 1999 में अगेन कारगिल वॉर हो जाता है, ठीक है।
फिर से मुद्दा ठंडा रहता है, यहाँ पे कुछ बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब 1999 में बीजेपी की सरकार फुल फॉर्म में आ चुकी थी, तो यहाँ पे जो हिंदू ग्रुप्स हैं वो डिमांड करने लग गए कि अब यहाँ पे मंदिर बनवाओ। कारगिल का युद्ध खत्म होता है, 2000 2001 का समय आ जाता है। 2001 में विश्व हिंदू परिषद जो है वो ऑफिशियली कहता है कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा राम मंदिर का, अब यहाँ पे मंदिर जो है वो बनवाया जाएगा। बीजेपी इसी के लिए एक कमिटी जो है वो फॉर्म कर देती है। इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने के लिए जगह जगह से कार्य सेवक जो है वो अयोध्या की तरफ आना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में एक दुर्घटना कांड आप कह सकते हो दोबारा से हो जाता है। अब ये क्या था? ये था 2001 का गोधरा कांड। जी हाँ, जब जगह जगह से कार्य सेवक जो है वो अयोध्या की तरफ आ रहे थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए इस पूरे मुद्दे के ऊपर, तो ऐसे ही कार्य सेवक जैसे एक ट्रेन से आ रहे थे गुजरात में, गुजरात के गोधरा में, वहां पे कार्यसेवक जिस बोगी में थे उस पूरी बोगी को ही जला दिया जाता है। यही था गोधरा कांड। अगेन इसके बाद में दंगे होते हैं जिन्हें हम गुजरात राइट्स के नाम से जानते हैं। फिर हजारों लोगों की जान जाती है इस मुद्दे में। अब आप देखो हर चीज के ट्रेसेस, आप जेनेसिस जो है वो आप ट्रेस कर सकते हो विद दिस बाबरी मस्जिद कांड। खैर, 2002 में मौके को देखते हुए इलाहाबाद कोर्ट जो है वो हियरिंग जो है उसको स्टार्ट करने की बात करता है और प्रॉपर इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। और इसी के लिए एएसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इनको कहा जाता है कि ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके अपनी एक रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करें। अगले साल यानी कि 2003 में एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करता है और अपनी रिपोर्ट में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया, अपनी रिपोर्ट में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया कि यहाँ पे ना मस्जिद से पहले कुछ था, कुछ बड़ा स्ट्रक्चर था। ये नहीं कहा कि टेम्पल था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि हाँ, मस्जिद जो है ये ऑलरेडी किसी स्ट्रक्चर के ट्रेसेस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि यहाँ पे मंदिर था, उसने ये कहा कि मस्जिद बनी है लेकिन इसके पहले यहाँ पे कोई एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो हुआ करता था। ये रिपोर्ट आती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। खैर, 2009 का समय आ जाता है। अब यहाँ पे कोर्ट भी ये चाह रहा था कि ये मुद्दा जो है वो पहले थोड़ा ठंडा पड़ जाए, उसके बाद में इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट जो है वो किया जाए, क्योंकि अभी मौका या स्थिति ऐसी नहीं है। फिर से दंगे हो सकते हैं, फिर से जाने जा सकती हैं, तो इसको थोड़ा ठंडा पड़ने दिया जाए। 2009 का समय आता है, लिबरन कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। अब ये लिबरन कमीशन क्या था? तो 1992 में जब डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का और दंगे हुए थे, तो इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बना था जिसे लिबरन कमीशन कहा जाता है। 1992 में ये कमीशन बना। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी? 2009 में। अब 17 साल के बाद में ये रिपोर्ट सबमिट हुई है। 17 साल के बाद में इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को सबमिट किया गया। अब आप बताओ इसका क्या कोई आज के डेट में रेलेवेंस बनता है? 17 साल बाद क्या उसका कोई रिलेवेंस बनता है? नहीं बनता ना। इसीलिए सरकार ने इस कमीशन की रिपोर्ट को ऑफिशियल किया ही नहीं। ठीक है, इसको पब्लिक किया ही नहीं। ठीक है, अगले साल 2010 में हाईकोर्ट जो है वो एक मेजोरिटी जजमेंट देता है अपना। हाईकोर्ट का जजमेंट क्या था? हाईकोर्ट का जजमेंट ये था कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है इसके 3 हिस्से कर दिए जाए। ठीक है, एक हिस्सा जो है वो हिंदू की राम जन्म भूमि न्यास जो है उसको दे दिया जाए, एक हिस्सा मुस्लिम्स को दे दिया जाए और एक हिस्सा जो है वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाए, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा जो है वो सिंस दैट एंशिएंट टाइम यहाँ को संभाले हुए, मतलब इस जगह का जो मेंटेनेंस वगैरह है वो करता है, तो उनको भी दे दिया जाए। तो इस तरीके से 3 हिस्से में ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड हो जाए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर जो है ये उनको नहीं लगा कि ये सही है। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं फेयर नहीं था। मतलब ये क्या है कि तीनों को थोड़ा थोड़ा बांट दो, ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई जस्टिस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसके ऊपर स्टे लगा दिया। अब 2011 से आ जाता है टाइम 2017 का। इसके बीच में कोई मेजर डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। 2017 में चीफ जस्टिस जो हमारे थे जेएस खेर, उनका ये कहना था कि देखो ये काफी सेंसिटिव इशू है ना, कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो इसके पहले कोशिश ये की जानी चाहिए कि ये पूरा मुद्दा जो है ना उसको मीडिएशन के थ्रू सॉल्व कर लो। ठीक है, मीडिएशन मतलब कि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ना रहे और बाकी सारे के सारे जो हिंदू ग्रुप्स हैं या मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो आपस में ही बैठ के एक कंसेंसस पे आए, यानी कि एक फाइनल नेगोशिएट कर लें और फाइनली एक एग्रीमेंट जो है वो कर लें। ठीक है, सो दैट वुड बी अ बेटर वे, क्योंकि
ये इससे शायद हो सकता है आगे जाके दंगे भड़क जाए और भी ज्यादा जाने जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है। सो इट वुड बी बेटर कि मीडिएशन से इसका सोल्यूशन जो है वो निकल जाए। काफी हद तक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कोशिश की गई थी कि मीडिएशन से इसका सोल्यूशन जो है वो निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये अटेम्प्ट इनका फेल हो जाता है। अगेन 2019 आता है और 2019 में रंजन गोगोई, उस समय के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये एक 5 मेंबर की बेंच बनाते हैं। एक 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बनती है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि आज के टाइम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, और इसको लीड कर रहे थे रंजन गोगोई, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। तो ये 5 जजेस की एक बेंच बनती है इस पूरे मुद्दे को देखने के लिए, ठीक है, इसकी हियरिंग के लिए। लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि भाई पहले तो आप यही कोशिश करो कि मीडिएशन से ये सॉल्व हो जाए। ऑल द बेंच बन गई है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि पहले ये मीडिएशन से जो है वो सॉल्व हो जाए। और इसी के लिए एक मीडिएशन कमेटी भी बनती है 2019 में, बाय दी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं जस्टिस FMI खलीफुल्ला, उनके द्वारा। और इसके अलावा कुछ रिलीजियस हेड्स जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि श्री श्री रविशंकर, जो इसके अलावा श्री राम पांचू। लेकिन अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि इन सारी बातों का कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं निकलता। पूरे टॉक्स जो है वो फेल हो जाते हैं और कोर्ट को अपनी हियरिंग जो है वो शुरू करनी ही पड़ती है, ठीक है। सो मीडिएशन का ये अटेम्प्ट जो है ये भी फेल हो जाता है। कोर्ट पिक्चर में आता है, पूरी हियरिंग होती है और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है, फाइनल जजमेंट देता है अयोध्या केस में, जिसके तहत यहाँ पे ये माना गया कि भाई राम मंदिर जो है ये बनाया जाएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो क्या करेगी, एक ऑल्टरनेटिव सेपरेट लैंड इन अ यू नो इन अ पॉश एरिया, जो प्रोमिनेंट प्लेस है उत्तर प्रदेश की, अयोध्या की, मतलब बेसिकली वहां पे प्रोवाइड करेगी। तो 5 एकड़ का लैंड जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। इसके अलावा मेन जो वो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पे क्या बनेगा, वहां पे राम मंदिर जो है वो बनेगा, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ इस केस में आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इन्वोक किया था आर्टिकल 142। ये आर्टिकल 142 आखिर है क्या? तो आर्टिकल 142 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर किसी भी कोर्ट के किसी भी जजमेंट में या किसी भी मुद्दे पे उनको लगता है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे केस को डायरेक्टली अपने अंडर ले सकते हैं, डायरेक्टली उसको टेक ओवर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आर्टिकल 42 क्या कहता है कि देयर शुड बी प्रॉपर जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि प्रॉपर जस्टिस नहीं हुआ है या कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है, सो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को अपने टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली टू इंश्योर दैट द रॉन्ग कमिटेड मस्ट बी रेमेडिड, और इसी के लिए आर्टिकल 142 जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वोक किया जाता है एंड दे अराइव्ड एट दिस वर्डिक्ट कि फाइनली क्या होगा कि राम मंदिर वाला जो जगह है वो वहां पे राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव 5 एकड़ का जो लैंड है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी हिस्ट्री। आई होप आप लोगों को सारे इवेंट्स जो है वो समझ में आए होंगे कि कब क्या सारी चीजें जो है वो होंगी। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये जजमेंट दिया क्या, कैसे, इसके पीछे क्या सारी चीजें थी, तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होता है, जहां पे मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन को अगर गिल्टी डिक्लेयर किया है तो उसके पास उसको इट शुड बी बैक्ड बाय एविडेंसेस, एंड 100% एविडेंस होना चाहिए कि वो गिल्टी है। अगर 0.1% रीजनेबल भी डाउट है तो ऐसे केस में उस पर्सन को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारा तो बेस ही वही है ना कि 100 बेगुना मतलब 100 गुनहगार छूट जाए वो एक अलग बात है, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि यूजुअली ये क्रिमिनल केसेस में ही लगता है, क्योंकि वहां पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि पता चला कि किसी को आपने फांसी की सजा दे दी और बाद में पता चलता है कि 0.1% जो डाउट था वो सही निकल गया
और उसने कुछ किया ही नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा किसी के भी साथ। तो ऐसे केस में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है ये लगता है, जहां पे ये कहा जाता है कि 100% जहां आपके पास एविडेंस है और 0.1% का रीजनेबल डाउट भी नहीं है कि ये पर्सन गिल्टी नहीं है, उस केस में ही सामने वाले बंदे को सजा दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये वैलिड नहीं है सिविल केसेस के लिए। सिविल केसेस के जो लॉज हैं वो अलग है। सो बेसिकली दिस प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस डज नॉट फिट इन द केस ऑफ सिविल केसेस। सिविल केसेस में क्या होता है कि जहां पे भी लगेगा कि भाई जिसका भी पलड़ा ज्यादा भारी होगा, ठीक है, जहां पे भी मेजोरिटी आपको लगेगा कि भाई चांसेस ये बनते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इसको बिलोंग करती है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसके फेवर में जजमेंट जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100% एविडेंस होना जरूरी नहीं है, 70-80% है तो भी चल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है ये तो यहाँ पे लगेगा नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि ये तो सिविल केस है, ये पूरी तरीके से सिविल केस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी का केस है जहां पे रामलला जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि तो मतलब क्या हो गया, ये चीज तो श्योर हो गई कि जिसका बलरा ज्यादा भारी होगा उसको उसके फेवर में जजमेंट जो है वो चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि किसका बलरा ज्यादा भारी था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स ने क्या कहा कि यहाँ पे हमारा राइट टू एडवर्स पोजीशन है। अब ये राइट टू एडवर्स पोजीशन क्या होता है? राइट टू एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी प्रॉपर्टी को पजेस करता है, ठीक है, कंटिन्यूस पोजीशन है, अनइंटरप्टेड पोजीशन है और पीसफुल पोजीशन है, तो एक टाइम के बाद में वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई रेंट पे रहता है, ठीक है, अगर वो रेंट पे रहता है 12 साल से ज्यादा, अगर वो रेंट पे रहता है और ये उसका कंटिन्यूस पोजीशन है, अनइंटरप्टेड पोजीशन है, ठीक है, और पीसफुल पोजीशन है, दैट मीन्स वो कंटिन्यूसली वहां पे रह रहा है, रेगुलर रह रहा है, अनइंटरप्टेड है, आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं है कभी 12 साल तक किसी भी चीज को लेके, और पीसफुल पोजीशन है, यानी कि उसने आपके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा हड़प झड़प जो है वो नहीं करी है, तो ऐसे केस में वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना पोजीशन क्लेम कर सकता है, अपनी ओनरशिप क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम्स ने क्या कहा कि हमारा भी यहाँ पे तो राइट टू एडवर्स पोजीशन है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया ये कहते हुए कि भाई देखो, राइट टू एडवर्स पोजीशन की जब बात होती है तो ये पोजीशन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो क्या आपका पोजीशन कंटिन्यूस है? नहीं, क्योंकि टाइम टाइम पे यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो भी किया गया, तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूस पोजीशन तो आपका था नहीं। दूसरी चीज, अनइंटरप्टेड पोजीशन होना चाहिए, तो क्या ये पोजीशन अनइंटरप्टेड था? नहीं, टाइम टाइम पे कोर्ट जो है वो इसमें इंटरप्ट करता गया है। फिर तीसरी बात आती है कि यहाँ पे पोजीशन जो है वो पीसफुल होना चाहिए, तो क्या ये पोजीशन पीसफुल था? नहीं, ये तो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था, लाखों लोगों की यहाँ पे मतलब हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, तो पीसफुल भी नहीं था। तो ये कहते हुए ये जो राइट टू एडवर्स पोजीशन था मुस्लिम्स का, इसको डिनाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़े से वीक हो गए। अब बात कर लेते हैं कि हिंदूज के फेवर में या फिर श्री राम जी के फेवर में, मतलब उनका पलड़ा जो है वो भारी कैसे हुआ, किन एविडेंसेस की बेसिस पे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ट्रैवलर्स अकाउंट्स जो है उनको, और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे हमारे पुराने, उनको निकाला गया, उनको खंगारा गया। उसमें पता चला कि हमने देख रहा था टिफिन थेलर, विलियम फिंच, मार्टिन, इन सबके द्वारा 18 सेंचुरी में टाइम टाइम पे ये बताया गया कि यहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे लोग पूजा किया करते थे, यहाँ पे काफी एंशियंट टेम्पल था श्री राम जी का, यहाँ पे मेला बड़ा सा लगता था। मार्टिन के द्वारा ये भी कहा गया कि ये मस्जिद के अंदर के जो पिलर्स वगैरह हैं ये हिंदू टेम्पल के पिलर्स हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चली। इसके अलावा एएसआई की रिपोर्ट भी थी, एएसआई की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये कहा गया था कि मस्जिद के पहले यहाँ पे कोई एक बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब दोनों ही पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि मस्जिद के पहले यहाँ पे कोई बड़ा स्ट्रक्चर हुआ करता था, और वो बड़ा स्ट्रक्चर क्या था ये पता चलता है उन एंशिएंट रिकॉर्ड से, जहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पे बड़ा एक टेम्पल हुआ करता था श्री राम जी का। तो इस तरीके से ये क्लैरिटी मिल जाती है कि यहाँ पे एक समय पे टेम्पल जो है वो हुआ करता था। और इस तरीके से फाइनली जजमेंट हम देखते हैं कि किसके फेवर में आता है। तो जजमेंट जो है वो आता है इन दी फेवर ऑफ श्री राम जी, और यहाँ पे राम लला जो है वो जीत जाते हैं इस केस को। एंड फाइनली वर्डिक्ट ये आता है कि ये जो आपका पूरा लैंड है यहाँ पे एक टेम्पल बनाया जाना चाहिए, और ऑल्टरनेटिवली 5 एकड़ का जो लैंड है वो यूपी गवर्नमेंट देगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मॉस्क बनाने के लिए। तो ये कोर्ट का ऑर्डर था।
एंड फाइनली अब हम ये देखते हैं कि टेम्पल जो है वो बनके तैयार हो गया है और आज के टाइम में 22 जनवरी 2024 को इसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो ओवर द टाइम हुई हैं। आज टेम्पल जो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो टेम्पल की कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस जो है उसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो लार्सन एंड टर्बो के द्वारा करवाया जा रहा है, एल के द्वारा। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट है इनका नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा। जो यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं ये बनाए गए हैं अरुण योगीराज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे के द्वारा। टोटल ये जो पूरा एरिया है वो कितना है, 70 एकड़ का लैंड है। वो जो 67 एकड़ का लैंड पूरा डिस्प्यूटेड एरिया सील हुआ था वो, और 2.77 एकड़ का जो मेन टेम्पल का एरिया है वो। तो ओवरऑल 70 एकड़ का ये पूरा लैंड जो है वहां पे टेम्पल बनाया जा रहा है। मेन टेम्पल जो है वो बनाया जाएगा 2.77 एकड़ के एरिया में। टेम्पल का जो स्टाइल है वो है आपका नागर स्टाइल। सो नागर स्टाइल क्या होता है? सो बेसिकली आप देखोगे जो टेम्पल्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में ये डिफर करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं वो नागर स्टाइल में होते हैं। नागर स्टाइल में क्या होता है, ये एक शिखर होता है और ये आपका ये वाला पार्ट जो है वो होता है, ठीक है। लेकिन ये हो गई नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल। अब दूसरी स्टाइल क्या होती है, ये आपको साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलेगी, ये होती है द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। अब ये द्रविडियन स्टाइल क्या होती है, जहां पे एक शिखर होता है, इसके अलावा एक आप ये देखो कि इस तरीके का विमान होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको विमान कहते हैं, और फिर इसके नीचे यहाँ पे मंडप जो है वो होता है, ठीक है। सो दिस इज दी नागर स्टाइल, दिस इज दी द्रविडियन स्टाइल। नागर स्टाइल आपको नॉर्थ इंडिया में देखने के लिए मिलेगा और द्रविडियन स्टाइल आपको साउथ इंडिया में देखने के लिए मेनली मिलता है। तो आप देखोगे साउथ इंडिया के टेम्पल्स काफी ऊंचे ऊंचे टेम्पल्स होते हैं, वो तीन पार्ट्स में होते हैं। एक ये जो ऊपर का पार्ट जिसके ऊपर यहाँ पे झंडा लगाया जाता है, फिर ये बीच का सेंट्रल पार्ट होता है, और उसके नीचे फिर ये आपका मेन टेम्पल वाला पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नागर स्टाइल देखोगे, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स देखोगे, सो बेसिकली उसमें दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये शिखर और एक ही आपका लोअर मेन टेम्पल वाला पार्ट, ठीक है। तो नागर स्टाइल में ये टेम्पल जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें काफी सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज किया जा रहा है, जैसे कि शालिग्राम के जो पत्थर हैं, ठीक है, शालिग्राम रॉक्स जो होते हैं ये नेपाल से लाए जा रहे हैं, और इन्हीं शालिग्राम रॉक से प्रतिमाएं जो है राम जी सीता जी की वो बनाई जाएंगी। इसके अलावा पिंक सैंडस्टोन का यहाँ पे यूज किया गया है। कॉपर प्लेटिंग जो है वो टेम्पल मतलब पिलर्स पे की गई है। 392 पिलर्स हैं और 44 डोर्स हैं, और इन पिलर्स पे गोल्ड और कॉपर की प्लेटिंग जो है वो की गई है। इस पूरे मंदिर में 5 मंडप हैं, ये प्लीज याद रखिएगा। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो ये 5 मंडप जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशंस अबाउट दी श्री राम मंदिर जो बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिली होगी एज टू हाउ थिंग्स इवॉल्व ओवर द टाइम, और आज के टाइम में प्रेजेंट क्या स्टेटस है। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड इट विल हेल्प you in some or the other way. This is it. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.